हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे क्लास 12 के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और ये है पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। अब हमारा है 5th पॉइंट। इससे पहले के पॉइंट्स हमने पार्ट 1 और 2 में कंप्लीट कर ली है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल की इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे देश की क्या स्थिति क्या थी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी, मतलब डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ अ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। हियर वी फोकस ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स, यानी कि एग्जिबिट यानी कि शो करना, प्रदर्शन करना जिसे हम कहते हैं, कि सारे फीचर्स को दिखाएगा कि एक स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी की क्या क्या निशानियां, क्या क्या होता है उसमें। देखो, पहला पॉइंट पढ़ना है हमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट। ये सारे पॉइंट्स हमें कवर करने हैं। शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट क्या था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? बोथ बर्थ एंड डेथ रेट वर वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली। कि हमारा जो डेथ रेट था और जो बर्थ रेट था वो बहुत ज़्यादा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि 1000 लोगों के टाइम से कंपेयर करें तो 48 था हमारा बर्थ रेट और हमारा जो डेथ रेट था वो 40 था। 40 था हमारा बर्थ रेट, 48 था हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट था 40। 1000 लोगों में से 48 लोग रोज पैदा होते थे और 40 लोग रोज मरते थे। ये था हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट सजेस्ट अ स्टेट ऑफ मैसिव पॉवर्टी इन द कंट्री। देखो, जब हाई डेथ रेट होता है या फिर हाई बर्थ रेट होता है, इसका मतलब हमारे देश में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। आई थिंक काफ़ी बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आई होगी। ये क्या बोला है मैंने कि 1000 में से अगर 1000 पॉपुलेशन है ये, तो दिन में 48 लोग पैदा हो रहे हैं और 40 लोग मर रहे हैं। ये है इसका मतलब कि 1000 से हम कंपेयर करके चले। अब हमारी जनसंख्या 130 करोड़ है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कितना बनेगा। अभी हम 1000 से कंपेयर करके चल रहे हैं कि दिन में 48 लोग पैदा हो रहे हैं और 40 लोग मर रहे हैं। वैसे ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको भी हम 1000 से ही कंपेयर करके चलेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट और चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लिव बर्थ। यानी कि इन्फेंट क्या मतलब कि जो बच्चे 1 साल से कम उम्र के होते हैं उसका मोर्टेलिटी रेट देखते हैं कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे कितने ज़्यादा डेथ हुई उनकी। वॉज वेरी हाई, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा था। इट वॉज अबाउट 218 पर 1000, मतलब 1000 बच्चे पैदा हुए, अगर छोटे 1 साल से कम के अगर 1000 बच्चे पैदा हुए तो 218 उसका मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि 218 बच्चे मर जाएंगे। वाइल प्रेजेंट इट इज 30, और आज की डेट में कितना है, अगर 1000 बच्चे पैदा हुए तो 30 बच्चे मर जाएंगे। इतना है आज, इतना है। पहले कितना था, 218, 218। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज अ साइन ऑफ पुअर हेल्थ केयर कनेक्टेड विद एक्सट्रीम पॉवर्टी। हाई मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है कि पॉवर्टी भी है और जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा खराब है। अब 3rd पॉइंट है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि हम कितनी, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी कि हम मान के चले कि हम कितना जिएंगे अगर बीच में कुछ ना हो। तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, अनएक्सपेक्टेड कुछ ना हो बीच में, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन, यानी कि हमारी थी वॉज लो एज 44 ईयर्स। मान लो कि अगर आप उस टाइम पर होते तो आपकी एज 44 ईयर्स होती। अब ये नहीं कि सबकी 44 ईयर्स ही होती है, ये एवरेज है, एवरेज, ठीक है, एवरेज। वाइल प्रेजेंटली इट इज 69.4 ईयर्स। आज की डेट में कितनी है, 69.4 ईयर्स की। आज एक इंसान कम से कम इतना जिएगा, पहले कितना जिएगा, 44 ईयर्स जीता था यानी कि, और अभी कितना, 69.4 ईयर्स। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ हेल्थ केयर। अगर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, इसका मतलब हमारा हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस एज वेल एज लैक ऑफ मीन्स टू अवेयर देम। हमारे पास अवेयरनेस भी कम है और मीन्स यानी कि रिसोर्सेज भी कम है उनको पूरा करने के, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अगला है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे थे और कितने नहीं। लिटरेसी रेट
मतलब जो लोग पढ़ सकते हैं और जो लोग लिख सकते हैं, तो वो कितना था, 16% था, 16% था। ठीक है, यानी कि इससे क्या पता चलता है, सोशल बैकवर्डनेस, कि हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे ही नहीं हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी इससे पता चलती है। और फीमेल लिटरेसी रेट कितना था, सिर्फ 7%। इससे क्या पता चलता है, जेंडर बायसनेस की हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में जेंडर बायसनेस कितनी ज़्यादा होती है। टोटल 16% लोग पढ़े लिखे हैं और सिर्फ 7% फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं। यानी कि 100 में से अगर 100 लड़कियां हैं तो सिर्फ 7 लड़कियां पढ़ने जाएंगी, पढ़ी लिखी होंगी, और 100 लोगों में से सिर्फ 16 लोग पढ़े लिखे होंगे। अब अगला आता है हमारा ऑक्यूपेशनल सेक्टर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कि हमारे देश के लोग कहाँ कहाँ काम करते थे। तो ये 3 सेक्टर हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कितने परसेंट लोग कहाँ काम करते थे। प्राइमरी सेक्टर में 72% लोग काम करते थे। एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर में भी कहाँ कहाँ, एग्रीकल्चर में 72.7 में से 50% तो एग्रीकल्चर में ही थे। और एग्रीकल्चर लेबरर, यानी कि जो लोग मतलब जिनकी खुद की ज़मीन नहीं है पर वो एज अ लेबर काम कर रहे हैं खेतों में, वो कितने परसेंट थे, 19.7। और जो ये फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, प्लांटेशन, इन सब में कितने परसेंट, 2.4%। माइनिंग में 0.6% है। और सेकेंडरी सेक्टर में कितने हैं, सिर्फ 10.1% लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करते थे। जो स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कितने थे, 9%। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 1.1%। तो इस 10.1% में से 9% लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में थे। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो घर बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, इसमें कितने थे, 1.1% लोग। और टर्शरी सेक्टर जो था, थर्ड सेक्टर, उसमें कितने परसेंट लोग थे, 17.2% लोग। यानी ट्रेड एंड कॉमर्स, जो ट्रेड और कॉमर्स करते थे वो 5.2% थे। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन का जो काम करते थे वो 1.4% थे। कुछ और अदर सर्विसेज जो है 10.6%। तो ये हो गया हमारे टोटल 100%। तो देखो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा मेन है। तो अब हमें इन्हीं पे थोड़ी सी पढ़ाई करनी है आगे कि क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। टेबल ने क्या हमें एक्सप्लेन करके दिया है, वो ये है कि एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी जो एग्रीकल्चर था वो ऑक्यूपेशन का प्रिंसिपल सोर्स था, मतलब ज़्यादातर लोग यही काम करते थे। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के टाइम पे 72% लोग, जो पॉपुलेशन थी हमारी 100 में से 72.7% लोग तो एग्रीकल्चर में ही काम करते थे, यानी फील्ड मतलब प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, जिसमें से 50% तो एग्रीकल्चर में ही थे। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रिंसिपल कंपोनेंट था। इससे क्या पता चलता है, इट दिस एस्टैब्लिशेस बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, की बैकवर्डनेस एस्टैब्लिश करता है। ये बैकवर्डनेस दिखाता है कि हम कितने बैकवर्ड थे उस टाइम पे। अगर हम और कंट्री से कंपेयर करें हमारी जो 72.7% थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो बाकी कंट्रीज की कितनी थी। अगर हम इंग्लैंड एंड यूएसए की देखें तो इसकी कितनी परसेंट जनसंख्या काम करती थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, सिर्फ 2%। और अगर हम जापान की देखें तो जापान की कितनी परसेंट करती है, 12%। जर्मनी की कितनी करती है, जर्मनी की 4%। तो बाकी सबके मुकाबले हमारी तो बहुत ही ज़्यादा काम करती थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। सेकेंड पॉइंट है इंडस्ट्री and insignificant source of occupation. Industry and insignificant source of occupation. On the eve of independence, barely 9% of working population in India was engaged in manufacturing industry, mining etc. कि सिर्फ 9% लोग ही हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे या फिर माइनिंग इंडस्ट्री थी, इन सब में काम करती थी। देखो 9% है, ये देखो इधर कितनी, 9%। सिर्फ 9% हमारी काम करती थी, जिसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी थी। हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर रही थी। इसको भी हम बोल सकते हैं कि बैकवर्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं, कि जब तक इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेगी तो इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगी। और इसको भी अगर हम कंपेयर करें, यूएसए की कितनी परसेंट जनसंख्या, 32%। ठीक है, इंग्लैंड की कितनी, 42%। और जापान की कितनी, 39% जनसंख्या इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करती थी। और हमारी कितनी, 9%। इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। अगर देखो, अगर हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में
ट्रांजिशन करें यानी ट्रांसफ़र ले लें, ट्रांसफ़र हो जाए थोड़ा सा भी, तो हमारी इकॉनमी में थोड़ा सा डेवलपमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारी इंडिया की ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ रहती थी? विलेजेस में, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी, जिसकी वजह से उनको कोई किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही थी और हमारा इंडिया डेवलप नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, क्या क्या दिया हमें अंग्रेजों ने, ये बताना है हमें। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आते हैं। इकोनॉमिक चेंजेस के एलिमेंट्स जैसे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी, ये सारी चीज़ें। और एलिमेंट्स ऑफ सोशल चेंज जैसे कि ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें भी आती हैं जो कि फाउंडेशन होती हैं किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए किसी भी कंट्री को। तो एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल में बी डिस्क्राइब्ड एज अंडर। कुछ हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इनका कि कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ और क्या क्या चीज़ें इन्होंने दी। रेलवेज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1850। 1815 में रेलवे हमारी इंडिया में आई एंड वर डेवलप टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू द इंटीरियर ऑफ द कॉलोनियल इंडिया विद द व्यू टू वाइडनिंग द साइज ऑफ द मार्केट। और ये क्यों डेवलप करी गई थी? ताकि जो फिनिश गुड्स हैं वो इंडिया पहुंचाया जा सके हैं ब्रिटेन से, और जो ब्रिटेन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में लाए जाएं और अपनी मार्केट जो है वो इंडिया में बढ़ाई जाए। ठीक है। इट एम्ड एट वाइडनिंग द साइज ऑफ द मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। इसका मेन मकसद यही था कि अपनी मार्केट को इंडिया में बढ़ाया जाए। However, introduction of railway is considered one of the most important contribution of the British in India। जो रेलवे का इंट्रोडक्शन था यानी जो रेलवे बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट माना गया, जो हमारे इंडिया में जो कंट्रीब्यूशन हुआ ब्रिटिश द्वारा उसके लिए। अब अगला है पोर्ट्स। क्या है? पोर्ट्स। देखो बच्चों, आपको अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। पोर्ट्स वर डेवलप टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड फ्रॉम ब्रिटेन। ये भी इसीलिए डेवलप किया गया था ताकि जो रॉ मटेरियल है वो हम ब्रिटेन भेज सके पानी के थ्रू, और जो इम्पोर्ट है वो हम कर सके फिनिश गुड्स का। द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल। ये अनइकोनॉमिकल प्रूव हुई थी, बहुत महंगी पड़ी थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो उड़ीसा का कोस्ट था, कोस्ट कैनाल ऑफ द उड़ीसा, वो बिल्ट हुआ था बहुत महंगा, बहुत ह्यूज कॉस्ट लगी थी उसको, बट वो compete करने में रेलवे से बहुत ज़्यादा फेल हो गया, जिसकी वजह से उसको नेग्लेक्ट किया गया, अबैंडन किया गया, उसको त्याग दिया गया बिल्कुल पूरी तरीके से। थर्ड पॉइंट है पोस्ट एंड टेलीग्राम्स। पोस्ट एंड टेलीग्राम्स बनाए गए ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एफिशिएंसी है वो चली रहे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। वर डेवलप टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी डाउटलेस और इट सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर बना रहे मतलब, और पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स भी किसी को कुछ भेजना है तो इजीली हम भेज सकें। और है रोड्स भी बनाए गए ताकि जो फिनिश गुड्स आया उसको दूसरी जगहों पे पहुंचाया जाए, अलग अलग स्टेट्स में पहुंचाया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, रॉ मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। वर डेवलप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स। और इसलिए भी तो जो रॉ मटेरियल्स है वो हमारी कंट्री के अलग अलग जगह से पोर्ट्स तक पहुंचाया जाए। देयर वर नो एफर्ट्स मेड टू डेवलप ऑल वेदर रोड्स। ऑल वेदर रोड्स बनाने के लिए किसी भी तरह का कोई एफर्ट नहीं किया गया, ये तो आज भी नहीं किया जाता है। टू रीच आउट टू रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ताकि रेनी सीजन में हम रूरल एरिया में पहुंच सके। एज अ रिजल्ट पीपल लिविंग इन रूरल एरिया सफर्ड एट द टाइम ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज। जो रूरल एरिया में लोग रहते थे वहाँ पे अच्छे रोड नहीं बनाए गए, मतलब ऐसे रोड नहीं बनाए गए जो हर वेदर को सूट करे। तो जब भी नेचुरल क्लाइमेटीज कुछ होती थी तो रूरल एरिया के लोगों को सफर करना पड़ता था। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।